हेलो बच्चों, आज सेकंड चैप्टर में हम विलयन के प्रकार और विलयन की सांद्रता के बाद आज हम बात करेंगे विलयन में विलेयता के बारे में कि विलेय और विलायक के बीच जो इंटरेक्शन होता है वो कैसे कैसे हो सकता है, उसके बारे में आज बच्चों आपके सामने हम बात रखेंगे। तो आते हैं टॉपिक पे, बात करते हैं विलेयता या सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है? एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुले हुए पदार्थ की अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। अर्थात हम कह रहे हैं एक निश्चित ताप पर विलायक में जो विलेय की अधिकतम मात्रा घुल रही है उससे हम उसकी क्या कह देंगे? सॉल्युबिलिटी कह देंगे। अब ये ठोसों की, गैसों की डिफरेंट टाइप की विलेयता के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, तो ध्यान से आप सुनेंगे और समझेंगे। पहले हम बात करते हैं ठोसों की द्रव में विलेयता। मीन्स जहाँ पे आपके ठोस विलेय है और विलायक क्या है? द्रव है। उसकी बात हम कर लें। यहाँ पे देखिए, ठोसों की विलेयता को हम दो प्रकार से करते हैं या दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। नंबर एक नियत ताप पर ठोस पदार्थ की ग्राम में वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके। मीन्स ग्राम पर 100 ग्राम विलायक में, मीन्स विलेय की ग्राम में मात्रा जो किस में होगी? पर 100 ग्राम विलायक में होगी एक नियत ताप पर। या हम कह लें एक नियत ताप पर ठोस पदार्थों के मोलों की वह अधिकतम संख्या जो 1 लीटर मात्रा में या 1 लीटर विलयन में घुली होगी। किसकी मात्रा? विलेय की मात्रा या मोल पर लीटर। तो ये हो गया आपके ग्राम्स के टर्म्स में और ये हो गया आपके मोल्स के टर्म्स में। तो ग्राम के टर्म्स में हम पर 100 ग्राम विलायक में इसकी वैल्यू देखते हैं, किसकी? विलेय की ग्राम मात्रा की। और मोल के टर्म्स में नियत ताप पर हम क्या देखते हैं? मोल की संख्या पर लीटर में। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि जो ये सॉल्युबिलिटी है, जो ठोसों की द्रव्यों में विलेयता है, उसको कौन कौन से कारक जो है प्रभावित कर सकते हैं। तो ठोस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हो सकते हैं? नंबर 1, विलेय व विलायक की प्रकृति। ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। सपोज़ हमने नमक पानी में घोला, KCl घोला या ग्लूकोज घोल लिया, आज को जल में घोल जाता है बहुत आसानी से, क्योंकि दोनों क्या है? एक ही प्रकृति की है। प्रकृति का मतलब यहाँ पे हमने समझना है, अगर NaCl की बात हम कर रहे हैं, KCl की बात कर रहे हैं, तो ये डेफिनेटली ये क्या होते हैं? इनका ध्रुवीय नेचर है, और जो जल भी है उसका नेचर भी क्या? ध्रुवीय है। तो दोनों समान नेचर के हैं, तो डेफिनेट इनमें इंटरेक्शन हो सकता है और ये आसानी से घुल जाते हैं। जैसे हम NaCl पानी में डालते हैं तो NH हो जाता है और अपोजिट आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए पूरा पानी क्या हो जाता है? आपका नमकीन हो जाता है। वैसे ग्लूकोज पानी में डालते हैं तो घुल जाता है, पूरा पानी क्या हो जाएगा? आपका मीठा होने लग जाएगा। परंतु उसी में हम बेंजीन डाल दें, नेफ्थलीन डाल दें, तो ये आपकी कभी नहीं घुलता। कारण बेंजीन नेफ्थलीन क्या है? नॉन पोलर है, मीन्स अध्रुवीय है। ये ध्रुवीय जल में या पोलर वाटर में, वाटर क्या आपका पोलर है, तो उसमें घुलना इसका संभव है। तो एक तो विलेय और विलायक की प्रकृति कैसे, इस पर निर्भर करेगा, तो ये कारक इसको प्रभावित कर सकते हैं। दूसरा है ताप। दूसरा देखिए, ताप का क्या प्रभाव है? अधिकांश ठोस ताप बढ़ने पर अपनी विलेयता बढ़ाते हैं। ताप बढ़ने पर विलेयता अधिकतर क्या होता है? बढ़ जाती है। लेकिन कुछ ही ठोस जो ऊष्मा जल में मुक्त करते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, इनकी ताप बढ़ाने पर विलेयता घट जाती है। जैसे बच्चों, अब चूने का पानी, चूना है जैसे आपके पास, चूने को हम अगर गर्म पानी में डालेंगे तो बहुत धीरे धीरे घुलेगा, और ठंडे पानी में घुलेंगे तो बहुत तेज़ी से घुलता है। और आपने देखा हुआ चूने की बाल्टी, चूना आप घोलिए
तो चूने की बाल्टी पूरी गर्म हो जाती है। कारण कि इसमें ये जब जल से अपक्रिया करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्साइड, ये ऊष्मा छोड़ते हैं, ये इसका कारण है। इसलिए इसको क्या चाहिए, ठंडा पानी चाहिए। ताप बढ़ाएंगे तो सॉलिडिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। ताप बढ़ने पर विलेयता घटती है किसकी, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट। कारण क्या है, क्योंकि ये जल में ऊष्मा अवमुक्त करते हैं, छोड़ते हैं। लेकिन अमोनियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट है, ये जल में ऊष्मा अवशोषित करते हैं। तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होगा, ताप बढ़ने पे इनकी सॉलिडिटी बढ़ेगी। लेकिन जो ऊष्मा सेपी होते हैं, जो ऊष्मा मुक्त करते हैं जल में रिएक्शन के दौरान या जल में सॉल्विटी के दौरान, घुलने के दौरान, उनके ताप बढ़ने पर सॉल्विटी घटेगी। ये पॉइंट को आपको हमें ध्यान रखना है। अब देखते हैं ठोसों की विलेयता में दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। दाब का प्रभाव देखते हैं। ठोसों की विलेयता में दाब का कोई खास प्रभाव या हम कहते हैं सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ना कंप्रेशन ठोस में होता है ना द्रव में होता है, इसलिए दाब का कोई ज़्यादा ऐसे कोई फ़र्क इसमें नहीं पड़ता, इसलिए इनएफेक्टिव होता है। अब बात करते हैं ठोसों के बाद गैसों की द्रव में विलेयता, सॉलिडिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड्स। यहाँ पर देखिए, प्रायः गैस जल या अन्य द्रवों में एक निश्चित मात्रा में घुली हुई है। किसी द्रव में गैसों की विलेयता को अवशोषक गुणांक द्वारा व्यक्त करते हैं। किसी निश्चित ताप एवं एक वायुमंडलीय ताप पर विलय के इकाई आयतन में घुली हुई गैस का सामान्य ताप व ताप पर निकाला गया आयतन अवशोषण गुणांक कहलाता है। ये निश्चित ताप पर और एक वायुमंडलीय ताप पर जो विलय के इकाई आयतन में जो विलेय घुला हुआ है, विलेय क्या है, इसमें गैस है, वो सामान्य ताप व दाब पर उसका निकाला गया आयतन वो क्या कहलाएगा, आपका अवशोषक। अब देखिए, यहाँ पे देखिए हम गैसों की विलेयता प्रभावित करने वाले कारक क्या हो सकते हैं। जब हमने गैस को द्रव में क्या करना है, डिसॉल्व करना है, तो कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। देखिए, एक तो नंबर 1 है आपका गैस की प्रकृति, वही जो ठोसों के केस में आ रहा था, गैस की प्रकृति। यहाँ भी पोलर सॉल्युबल होंगे, इंटरेक्ट करेंगे, बट नॉन पोलर इंटरेक्ट नहीं करेंगे। तो ये डिपेंड करेगा गैस का नेचर कैसा है और जो उसमें विलायक है द्रव, उसका नेचर कैसा है। विलायक की प्रकृति कैसी है, गैस की प्रकृति कैसी है, ताप का प्रभाव और दाब का प्रभाव। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जो गैस विलायक के साथ क्रिया करके यौगिक बनाती है, यौगिक वही बनाएंगी जो सेम कंडीशन में होंगी, पोलर या नॉन पोलर, वही क्रिया करके यौगिक बना सकते हैं। जैसे अमोनिया है, HCl है, HBr है, SO2 है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। तो ये जल में आयन देते हैं, ये जल में क्या सकते हैं, आयन देते हैं या जल के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। वो जो यौगिक नहीं बनाते हैं, वो जो विलेय और विलायक आपस में जुड़ के या आपस में घुल के यौगिक नहीं बनाते हैं। जैसे हम कह रहे हैं H2 है, हाइड्रोजन गैस है, O2 गैस है, N2 गैस है, तो ये क्या होती है, बहुत कम घुलनशील होती है। जैसे हम देखते हैं समुद्री जल में ऑक्सीजन की मात्रा हम किस में निकाल लेते हैं, पार्ट पर मिलियन, बहुत न्यून मात्रा में ऑक्सीजन घुली होती है, और उसी ऑक्सीजन पे आपके जो जलीय जंतु होते हैं क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। बहुत कम मात्रा में घुलती है, क्योंकि O2 क्या है, ध्रुवीय है, नॉन पोलर है, जबकि जल क्या है, ध्रुवीय है, इसलिए बहुत कम मात्रा उसमें घुलती है। जबकि फर्स्ट केस में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे दोनों क्या हैं, पोलर हैं, जल पोलर है तो, और ये भी क्या है, आयनिक हैं, पोलर नेचर के आपके गैसेस हैं। जब किसी गैस को द्रव में घोला जाता है तो ऊष्मा मुक्त होती है। ये विशेषकर हमें ध्यान रखना है, जब भी कोई गैस जल में घुलती है, जैसे CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू H2CO3, कार्बनिक अम्ल बनता है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे क्या होती है, ऊष्मा अवमुक्त होती है। तो स्थिर दाब पर ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। अगर इसमें जब भी कोई गैस हम पानी में घोलते हैं तो ऊष्मा अवमुक्त होती है,
तो इसका मतलब ताप बढ़ने पर हमेशा गैसों की विलेयता क्या होगी, घटेगी स्थिर दाब पर, ताप बढ़ाने पर। अब देखते हैं दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। दाब का प्रभाव देखें, एक निश्चित ताप पर गैसों की विलेयता पर दाब के प्रभाव के अध्ययन से पाया गया कि दाब बढ़ाने पर गैसों की विलेयता बढ़ती है। दाब बढ़ाने पर गैसों की विलेयता बढ़ती है। जैसे हम दाब बढ़ाते हैं तो गैसों की विलेयता बढ़ती है। इस पे एक नियम को हम यहाँ आगे कैरी करेंगे, जिसे बोलते हैं हेनरी का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मोस्टली बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है, तो इसको हमें ध्यान से समझना है। और ये गैस जो विलेय है उसकी सॉल्युबिलिटी हम द्रव में यहाँ पे इसको क्लियर कर रहे हैं। और जो अभी हमने दाब का प्रभाव पड़ा था कि गैसों की विलेयता द्रव में दाब बढ़ाने पर बढ़ती है, तो ये जो नियम है हेनरी का नियम इसको प्रूव कर रहा है। तो देखिए, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। अतः स्मॉल m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। यहाँ पर जो स्मॉल m है ये घुली हुई गैस की मात्रा को डिनोट कर रही है, उसके मास को डिनोट कर रही है। और p साम्य अवस्था में गैस का दाब। और जो यहाँ पे मैंने प्रोपोर्शनल हटा दिया समानुपाती का, m इज इक्वल टू तो है KHP। तो यहाँ पे KH एक स्थिरांक है और ये H किस रूप में हेनरी स्थिरांक, H फॉर हेनरी को डिनोट यहाँ पे कर रहा है। तो थोड़ा सा इसको इस उदाहरण से समझें हेनरी लॉ को, बहुत अच्छा रहेगा। जैसे बच्चों हमने बहुत से उदाहरण देखे हेनरी लॉ के देखे हुए हैं। जैसे समर में हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो आपने देखा कोल्ड ड्रिंक की बोतल जैसे हम अगर उसको थोड़ा सा मूवमेंट करके उसके ढक्कन को खोलते हैं तो जो थोड़ा कोल्ड ड्रिंक के ऊपर एक झाग होती है पजेज आउट हो जाती है, मीन्स बाहर को निकल जाती है बहुत तेज़ी से। अगर बोतल को हमने हिला दिया तो वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंप्रेस करके उसमें डाली होती है। या सोडा वाटर आपने यूज़ किया होगा, सोडा वाटर में वही अगर उस बॉटल से हम कहाँ उसको गिलास में डाल दें, सोडा वाटर को गिलास में डाल दें, थोड़ी देर बाद पिएँ, या कोल्ड ड्रिंक को गिलास में डाल दें, थोड़ी देर बाद पिएँ, तो फिर वो उसमें जो आपके गैस के बबल हैं आपको देखने को नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि तब तक क्या हो जाता है, दाब पूरा कम हो जाता है। और जब बोतल के अंदर आपका कोल्ड ड्रिंक होता है तो CO2 गैस या सोडा वाटर की बोतल होती है, उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है कंप्रेस करके होती है, कंप्रेस होती है, दाब के साथ होती है। तो वहाँ पे तो बहुत तेज़ी से उसमें झाग बनती है, लेकिन जैसे हम खोलते हैं बहुत तेज़ी से बनती है। और बहुत देर अगर उसको हम गिलास में डाल देंगे, गिलास के बाद धीरे धीरे क्या होगा, दाब का, तो अगर आप गिलास से थोड़ी देर में कोल्ड ड्रिंक को पीते हैं तो वो मज़ा उसमें नहीं रहता। आपने देखा होगा जो हम एकदम चिल्ड और सीधे डायरेक्ट पीते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। माना कि ये द्रव है या कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ही कर लीजिए, कोल्ड ड्रिंक है इसमें, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हमें क्या डालनी है, मिक्स करनी है। तो ये पिस्टन W1 यहाँ पे एक वेट हम कहेंगे या एक दबाव हमने यहाँ से डाला, तो यहाँ पे दबाव हम इतना नहीं डाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे दाब है लेकिन दाब ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम फॉर्म है, ये गैस के पार्टिकल्स इस द्रव में आ रहे हैं और जितने पार्टिकल्स में गैस जितनी इसमें घुल रही है उतने ही वाष्प के रूप में बाहर भी निकल रहे हैं इस एरिया में। ढक्कन हमने बंद कर रखा है तो यहाँ पे गैस के पार्टिकल आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम फॉर्म है। अब देखिए सेकंड केस में, और किस कंडीशन में, दाब P1 और ताप क्या है T1, एक स्थिर ताप और दाब पे एक ताप और दाब पे हम कहेंगे। उस टाइम जो प्रेशर होगा वो P1, उस टाइम जो ताप होगा T1। अब इसी को हम देखें, इसमें देखें हमने W2 यहाँ पे लिख दिया, वेट सेकंड हमने कह दिया। तो यहाँ पे हमने यहाँ से पिस्टन से दबाव बढ़ाया। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, इसको हमने पुशअप के अंदर को प्रेशर बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा, और दाब बढ़ने से क्या होगा, अब जो गैसेस पार्टिकल्स हैं इसके सतह पर ज़्यादा टकराएंगे, इसमें कोलिजन ज़्यादा होगा। अब क्या होगा, कोलिजन बढ़ेगा द्रव के साथ, तो बढ़ेगा तो जो द्रव है जिसको हम अभी थोड़ा देख रहे हैं विलयक बोल रहे हैं, इसमें गैसों के विलय की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, इससे ज़्यादा होगी। और थोड़ी देर के बाद ये भी क्या कर लेता है, एक इक्विलिब्रियम फॉर्म कर लेता है।
इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है। तो उस टाइम पे जो प्रेशर होगा P2 और टेम्परेचर क्या होगा T2। और यहाँ पे ज़रूर हम ध्यान रख लें, यहाँ पे W2 ग्रेटर देन W1, ये हमें ध्यान रखना है, W2 ग्रेटर देन W1। तो विलेयता यहाँ पे हम क्या देखा हमने, यहाँ पे दाब बढ़ाने से क्या हुई, विलेयता बढ़ गई, द्रव प्लस गैस। ये देखिए यहाँ पे विलेयता बढ़ी, तब दोनों के बीच एक साम्यावस्था आने तक क्या रही, इसमें गैस घुलती रही, और जैसे ही साम्यावस्था आएगी तो फिर गैस इसमें घुलनी बंद हो जाएगी। मीन्स दोनों की कंडीशन हम देख रहे हैं, यहाँ पे सामान्य दाब था और यहाँ पे दाब बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या हुई, बढ़ी। या सोडा वाटर का एक उदाहरण हम ले लें, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक का उदाहरण ले लें, जिसमें CO2 गैस हम क्या करते हैं, कंप्रेस करके डालते हैं। और थोड़ा सा एक ग्राफ भी आपको दिखा रहा है, प्रेशर और मोल अंश के रूप में अगर हम दिखाएं, यहाँ पे इसके मोल्स किसके, विलेय के मोल्स जो गैस है, तो एक स्टेट ग्राफ्स यहाँ पर आता है। जैसे दाब बढ़ता है तो ये ग्राफ दिखा रहा है कि सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है। तो मोल अंश के रूप में अगर हम हेनरी लॉ को के नियम की परिभाषा से बोलते हैं, तो ये हो सकती है, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन में गैसों के मोलों के अंश X के समानुपाती होता है, या P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। किसके मोल हैं, गैस के या विलेय के, या इसको लिखते हैं P इज इक्वल टू KH/X, ये भी इसको हम लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों हेनरी लॉ हर जगह जो है फेयर नहीं होता है, कुछ इसके लिमिटेशंस हैं। फिर डाल्टन ने भी इसको आगे कैरी किया था, जिसमें उसने पार्शियल प्रेशर की बात की थी, तो इसलिए कुछ सीमाएं इसकी रह जाती हैं, क्योंकि हर जगह हम इसको फॉलो नहीं कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। अगर दाब बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उस कंडीशन में जो एक ग्राफ आपको दिख रहा है, स्टेट ग्राफ, ये पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं सैचुरेशन प्रेशर P में सैचुरेशन आ जाएगा, तो फिर सॉल्टी में उसका अफेक्ट होगा। ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, ताप इतना कम नहीं होना चाहिए कि पार्टिकल्स कंडेंस कर जाएं, गैस के द्रवित हो जाएं। गैस की विलेयता विलायक से कम होनी चाहिए, ये बिल्कुल डेफिनेट है, जो गैस की विलेयता है विलायक से कम होनी चाहिए। और अमोनिया, जैसे हम देखते हैं, अमोनिया जल के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेती है, जो हेनरी नियम पर लागू नहीं होता। और यहाँ पे एक नया यौगिक बन जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है अमोनिया, तो यहाँ पे नया यौगिक तैयार हो गया। तो ये भी हेनरी लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो बच्चों हमने अभी हेनरी लॉ को किया, तो अब बात करते हैं हम द्रवीय विलयन या लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें द्रवीय विलयन में क्या हो सकता है, विलायक क्या होगा, द्रव होगा, लेकिन विलेय क्या क्या हो सकते हैं इसमें, गैस, द्रव और ठोस, कुछ भी हो सकते हैं। तो इसको एक चार्ट की फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करिए, तो बहुत ध्यान से इस चार्ट को देखें। इसमें जो सारे लॉज जिसमें हमने स्टडी करना है इस चैप्टर में, वो आपको बहुत ढंग से समझ में आ जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ दिखा रखे, देखिए यहाँ पे गैस प्लस द्रव, अगर जब गैस क्या है, सॉल्यूट है, और द्रव क्या है, विलायक है, सॉल्वेंट है। जैसे कि हम अभी सोडा वाटर का उदाहरण आपको दिया था, तो इसमें हम कौन सी नियम को स्टडी किया था हमने, हेनरी को। तो हेनरी के लिए ये कंपलसरी है कि जो विलायक है वो तो द्रव ही रहेगा, लेकिन उसमें जो विलेय है वो क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए। और इसका अगला पार्ट्स में देखो, सेकेंड टाइप देखो, द्रवीय विलयन, जब दोनों द्रव हो जाए, जब दोनों क्या हो जाए, द्रव हो जाए, मीन्स विलेय भी द्रव और विलायक भी द्रव। उस कंडीशन में कौन सा नियम, जैसे उदाहरण इसमें देखा मैंने, अल्कोहल और जल को हमने घोल दिया, तो यहाँ पे कौन सा नियम फॉलो करेगा, राउल्ट्स का नियम। और जब राउल्ट्स का नियम की बात करते हैं, तो राउल्ट्स का नियम भी इन दोनों में देखिए, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, आदर्श विलयन में ही राउल्ट्स लॉ फॉलो करता है, और जो अनादर्श विलयन है उसमें राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं करता है। इसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन हमें ध्यान रखना है, मैं ये बता रहा हूँ यहाँ पे द्रवीय विलयन कितने टाइप से
हो सकता है और उसमें हम क्या क्या कंडीशन या क्या क्या चीज़ें हम स्टडी करेंगे। तो जब द्रव द्रव दोनों द्रव होते हैं विलेय और विलायक, उस कंडीशन में राउल्ट्स लॉ, आदर्श और अनादर्श विलयन और विचलन। अभी विचलन बात कब आती है, जब हमारे पास विलयन क्या होता है, अनादर्श होता है, इसको भी हम आगे स्टडी करेंगे। राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डिविएशन और राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डिविएशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो बोर्ड एग्जाम में आता है। और स्थिरवाती, ये भी हम किस कंडीशन में पढ़ेंगे, जब दोनों क्या होंगे, द्रव होंगे, क्या, विलेय और विलायक। ऐसा विलयन जिसमें विलेय और विलायक दोनों क्या होंगे, द्रव होंगे। और तीसरा, ऐसा विलयन जिसमें विलेय क्या हो, ठोस हो, और विलायक क्या हो, द्रव हो। जैसे नमक NaCl, किसमें घोला हमने, जल में। तो इस कंडीशन में हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम अणुसंख्यिकी गुणधर्म, जिसे बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम 4 टाइप में पढ़ेंगे, वैसे ध्यान रखना है आपने। और इसको भी और आगे जो हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे वो वांट ऑफ फैक्टर इसको क्लियर करेगा, जो इसके ड्रॉबैक्स इसमें रह जाएंगे उसको वांट ऑफ फैक्टर क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। तो इस चैप्टर में हमने इस चैप्टर को इस तरीके से इसके नियम्स को पढ़ना है बच्चों। तो ये चार्ट आपने अपने दिमाग में ज़रूर रखना है। ओके, अब बात करते हैं द्रव्य विलयन की। द्रव्य विलयन मीन्स जिसमें ये देख रहे हैं दोनों क्या हों, द्रव द्रव हों, जैसे विलेय और विलायक दोनों क्या हों जिसमें द्रव हों। तो ये किस नियम, अभी मैंने चार्ट में बताया था आपको, इसमें कौन सा नियम हम पढ़ेंगे, राउल्ट्स का नियम, राउल्ट्स लॉ, जिसमें विलेय और विलायक दोनों क्या होने चाहिए, द्रव होने चाहिए, तभी हम इसमें राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम राउल्ट्स लॉ इसमें फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों थोड़ा ये डायग्राम से मैं समझाने की कोशिश करेंगे, बहुत सरलता से समझने की कोशिश करिए, बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत कूल माइंड से आपको इसको समझना है, और मैं डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए बच्चों, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम नंबर 1 जो मैंने यहाँ पर दिखा रखा है, इसमें कोई द्रव है और ये ऊपर जो द्रव की वाष्प है, ये क्या है, द्रव की वाष्प। और किसी कंटेनर, जब ये कंटेनर बंद है और द्रव के बाद द्रव की वाष्प बन रही है, तो डेफिनेट इस वाष्प का क्या द्रव पे क्या लगेगा, वाष्प दाब, ये चीज़ समझनी है। तो माने कि ये जो पहला स्ट्रक्चर मैंने दे रखा है, ये है द्रव A, इसमें क्या है, द्रव A है, और शुद्ध द्रव A का वाष्प दाब क्या है, P0A। वाष्प क्या है, ये है, और ये वाष्प कंटेनर बंद है, तो वाष्प दाब किस पे लग रहा है, द्रव पे लग रहा है। प्लस ये दूसरा कंटेनर हम ले लें, जिसमें क्या हमारे पास द्रव B है, और ये द्रव B के वाष्प दाब हैं, द्रव B के वाष्प दाब। तो शुद्ध द्रव B का वाष्प दाब इसमें क्या है, P0B। तो ये अब दोनों को ध्यान दीजिए, द्रव A और द्रव B हमारे पास हैं, और जिनके वाष्प दाब क्या हैं, P0A P0B। और ये किस अवस्था में, शुद्ध अवस्था में। शुद्ध अवस्था इसलिए कह रहे हैं, ये अब सेपरेट हैं यहाँ पे, अभी इनको अभी हमने मिक्स नहीं किया है, लेकिन दोनों द्रव हैं। अब देखिए इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, इस डायग्राम को दिखाने की कोशिश की है कि अब दोनों द्रव A और द्रव B को हमने मिक्स कर दिया। मिक्स कर दिया तो डेफिनेट बच्चों, मिक्स करने पे क्या होगा, दोनों द्रव में क्या होगा, मोल फ्रैक्शन होगा, मोल फ्रैक्शन होगा डेफिनेट। मोल फ्रैक्शन होगा तो द्रव क्या तैयार करेंगे, एक विलयन तैयार करेंगे। द्रव A इज इक्वल टू PA, द्रव A का विलयन में क्या हो जाएगा, PA क्या होगा, वाष्प दाब। अब ये अशुद्ध, या हम कहेंगे विलयन में दाब हो जाएगा। अभी तक तो अलग शुद्ध अवस्था में क्या था, P0A था, अब क्या हो गया यहाँ पे, इसका वाष्प दाब PA, विलयन में, द्रव का विलयन में वाष्प दाब। वैसे द्रव B के लिए आप लिखेंगे आप PB, द्रव B का विलयन में वाष्प दाब। तो ये थोड़ा इसको समझिए। अब यहाँ पे देखिए द्रव A का मोल अंश, क्योंकि B यहाँ पे विलयन बन रहा है, तो द्रव A और B आपस में इंटरेक्ट करेंगे, मोल फ्रैक्शन होगा, तभी क्या करेंगे, घुलेंगे और विलयन तैयार करेंगे। तो द्रव A का मोल अंश क्या हो जाएगा तब, XA,
और द्रव भी का मूल अंश XB। तब इसको हम लिख सकते हैं PA के लिए, मीन्स द्रव A के लिए PA पार्शियल प्रेशर PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। जितना इसका मोल फ्रैक्शन हो उसके समानुपाती होगा, या कह लें इसको PA इज इक्वल टू P0 A इंटू XA, जो इसका शुद्ध अवस्था में था, इंटू इसका मोल फ्रैक्शन। PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB, या इसको हम कह लें PB इज इक्वल टू P0 B इंटू XB, या इसको हम टोटल भी लिख सकते हैं। टोटल प्रेशर अगर हम बिलियन का निकालते हैं तो यह आ गया आपका P इज इक्वल टू PA प्लस PB। इस तरह से भी समझ सकते हैं। अब ये जो हमें मिल गया कॉन्सेप्ट, देखिए PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA या PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। तो यही क्या आपका राउल्ट का नियम है। ये कहता है कि जो टोटल पार्शियल प्रेशर जो आता है वो उनके जो शुद्ध जो आपके बिलियन में P और PB का वाष्प दाब होता है उसके इक्वल होता है, और जो उसके मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है। तो यही चीज़ हम इसकी परिभाषा में भी लिख सकते हैं। ये देखिए, किसी बिलियन या किसी द्रवीय बिलियन क्या होगा, द्रव जिसमें बिली और ब्लैक द्रव होंगे, में प्रत्येक द्रव का आंशिक दाब उसके बिलियन में मूल अंश के समानुपाती होता है। जो आंशिक दाब है, द्रव का आंशिक दाब उसके बिलियन में मूल अंश के समानुपाती होता है। माना दो द्रव A व द्रव B से बिलियन बनाया गया। बिलियन में द्रव A का आंशिक दाब PA और द्रव B का आंशिक दाब क्या है, PB है। तब राउल्ट्स के नियम के अनुसार PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA या PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB, या टोटल प्रेशर P इज इक्वल टू PA प्लस PB, इसको हम लिख सकते हैं। और जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, PA इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे हमने निकाला P इज इक्वल टू P0 XA प्लस P0 XB। बच्चों एक सिंपल ग्राफ से भी हम इसको क्लियर करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये ग्राफ हमने खींचा। पहले इस ग्राफ को हम यहाँ देखें। यहाँ पे मैंने लिखा है इसको, ये दाब और मूल अंश के बीच में एक ग्राफ हमें खींचना है राउल्ट्स लॉ के लिए। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू क्या है, 0 है, और एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो एक्स बी इज इक्वल टू 1 है, तो डेफिनेट यहाँ पे दाब किसके लिए है, शुद्ध अवस्था के लिए। यहाँ पे एक्स बी 1 है, तो P0 B दाब क्या होगा तब, P0 B। और यहाँ मैंने लिखा देखो एक्स बी इज इक्वल टू 0, एक्स ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ P0 A शुद्ध अवस्था में क्या है, वाष्प दाब। अब देखिए बच्चों, जैसे हम मिक्स करेंगे तो हम देख रहे हैं, देखो यहाँ पे देखिए एक्स ए इज इक्वल टू 0 था, तो मोल फ्रैक्शन हुआ और ये इसका बिलियन के साथ इंटरेक्शन हुआ, तो यहाँ एक्स भी क्या हो गया, चलते चलते एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। तो डेफिनेट यहाँ पे हम तब दिख रहे हैं, ये ग्राफ को भी दिखा रहे हैं, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P0 A इंटू एक्स ए। ये बढ़ गया, आंशिक दाब भी क्या हुआ, बढ़ गया। अब इधर देखिए P0 B के केस में देखिए, अब यहाँ पे देखिए P0 B क्या है, 0 हो गया। पहले क्या था, यहाँ पे P0 B क्या था, 1 था यहाँ, और ये 1 से क्या हो गया आपका, धीरे धीरे करके क्या हो गया, 0। तो यहाँ आपको ग्राफ मैंने नीचे को दिखा रखा है, PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P0 B XB। और टोटल जो प्रेशर P जो आता है, यहाँ पे मैं दिखा रखा है P0 और P0 B के बीच में टोटल आंशिक दाब P बराबर PA प्लस PB, या PA की वैल्यू और PB की वैल्यू भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो P0 A और PB द्रव के शुद्ध अवस्था में क्या है, वाष्प दाब हैं, जो एक निश्चित ताप पर स्थिरांक हैं। क्या निश्चित ताप पर क्या है, स्थिरांक हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है।
यहाँ पे देखिए विलयन का कुल वाष्प दाब P है, ये P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माना समीकरण नंबर 1 इसको मान लें। P इज इक्वल टू, फिर पी ए की वैल्यू क्या है, पी नॉट ए एक्स ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, और ये हम जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, जो मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है। देखिए एक्स बी इक्वल टू 1, तो यहाँ पे एक्स ए हम निकाल सकते हैं, एक्स ए का हम क्या दिखा रहे हैं 0, तब पी नॉट ये शुद्ध अवस्था में यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम दाब ले रहे हैं। तो एक्स ए अगर हमें निकालना है तो 1 माइनस एक्स बी, इसलिए समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू टोटल प्रेशर पी इज इक्वल टू पी नॉट ए, यहाँ पर वैल्यू रख दी, एक्स ए की वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लें पी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी, इसलिए पी इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं पी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए प्लस पी ए, इसको ऐसे भी हम रख सकते हैं। तो ये बच्चों आज का मेरा ये लेक्चर कंप्लीट होता है, तो ध्यान से इसको समझें और इसका नोट्स बनाएं। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मेरा वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।